ब्रेकिंग न्यूज, मुजफ्फरपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। जिला कांग्रेस कमेटी भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और स्थानीय नेताओं ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। नेताओं ने कहा, सरकार प्रचार में व्यस्त है, जबकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त। उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था और पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार की नाकामी को उजागर किया। कांग्रेस का दावा है, अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो इन मुद्दों पर प्राथमिकता से काम होगा। बैठक में विधायक विजेंद्र चौधरी और जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल समेत कई नेता मौजूद रहे। आपके पार्टी द्वारा या आपके गठबंधन की किसी भी दल द्वारा नहीं किया गया कि कोई गड़बड़ी? देखिए, मैं समझती हूँ कि लाखों शिकायतें पड़ी हुई हैं और आज भी डुप्लीकेट वोटर उसमें मौजूद है। आज भी उसमें एक पते पे 10 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और वो भी कितने लाखों की संख्या में मौजूद है। कुछ कुछ घर ऐसे हैं, लगभग हजारों घर ऐसे हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग हैं। तो ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? एसआईआर की क्यों? आपने एसआईआर की? बिल्कुल लगाया है। अरे भाई, सूची प्रकाशित हुई, भाई हमने प्रमाण नहीं दिए तो बताइए कि 97 लाख कंप्लेन हमने लिखित दर्ज कराई, उसका क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग को ही तो दिया था। 97 लाख कंप्लेन्स रिटर्न दी गई हैं और उनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। क्यों नहीं जवाब दिया? हमें बिल्कुल जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग क्यों जवाब देगा? चुनाव आयोग तो मनमानी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहा है। पूरा जिताने का दारोमदार उसने अपने सर पर ले रखा है। जनता के तरफ से तो कोई शिकायत आ नहीं रहा, जनता ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि देखिए, आप जनता, मैं तो आपसे कहूंगी आप जनता के बीच जाइए, क्योंकि जब पत्रकार निकले थे तो सबने अपनी अपनी बात कही थी। कितने लोग तो कह रहे थे कि बीएलओ आए ही नहीं उनके घर। हम लोगों ने अपना नंबर प्रकाशित किया कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो भेज लेंगे। देखिए, आप बताइए बिहार में कितने % लोग अवेयर होंगे? जो लोग अवेयर नहीं है उनका क्या? जो लोग बाढ़ ग्रसित इलाकों में रह रहे हैं उनका क्या? वो तो बेचारे अपनी बात भी नहीं कह पाए। आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, आप मोबाइल में उसको चेक कर लीजिए, आप मोबाइल से सब कुछ अपडेट कर दीजिए। ये संभव है क्या? तो समस्या ऐसे नहीं सॉल्व की जाती है। अगर आपको बताना है कि आपने कहा कि घुसपैठिए हैं, कहाँ है घुसपैठिए? एक घुसपैठिए का नाम नहीं आया आपकी जो एसआईआर की रिपोर्ट आ गई उसके बाद। तो इसका मतलब तो आप झूठ बोल रहे थे ना कि अगर घुसपैठिए नहीं आए तो फिर कहाँ है? क्या मकसद था आपका? और आप 2024 का चुनाव कराते हैं, उसी वोटर लिस्ट पे कराते हैं, उसके बाद कह देते हैं कि नहीं 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 ये वोटर लिस्ट गलत है। तो मतलब आपका 24 का चुनाव ही गलत है पूरा। आपने तो अपने ऊपर उंगली उठा दी। मैडम, ये संविदा कर्मी लगभग बात करें तो भ्रष्टाचार, महिला अपराध, पलायन और इन सारे मुद्दों पर हमने लगातार बढ़ चढ़कर मुद्दों पर बात भी की और पलायन रोकने के लिए यात्रा भी की, उसके साथ में वोट अधिकार जो यात्रा है वो भी की। आज हम बात करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर, जिसमें एक मुद्दा ये है कि बिहार में जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से जो 94 लाख परिवार हैं उनकी जो आय है वो अभी सिर्फ 6,000 रुपए प्रतिमाह, यानी 200 रुपया प्रतिदिन। आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए 200 रुपया प्रतिदिन पर किस तरीके से वो घर चलाती होगी, किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रही होगी, किस तरीके से अपनी जो है स्वास्थ्य सुविधा पर पैसे खर्च कर रही होगी। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर आज 20 साल की सरकार उस पर चुप्पी है। इन्होंने वादा भी किया कि ऐसे परिवारों को हम 2 लाख रुपया देंगे, पर वो कहाँ है 2 लाख रुपया? वो तो सिर्फ चुगला पार्टी बन के सामने आ जाते हैं। जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार था, उसी तरीके से 2 लाख रुपए का जो है झांसा दिया गया। तीसरी चीज ये है कि सिर्फ 81 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी जो आय है वो 10,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से। आप समझिए कि 10,000 रुपए में कैसे घर चलते होंगे। हम और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं। फिर मैं आती हूँ कि महिलाओं की जो स्थिति है, एनीमिक जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा है। आप समझिए कि 65% 60 के एवब है जो यहाँ की बच्चियां हैं, जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें एनीमिया की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। पर सरकार उस पर क्या ठोस उपाय कर रही है ये आज तक नहीं पता चला। 20 साल की सरकार है पर उस पर कोई उपाय नहीं हुआ। महिलाओं की स्थिति पूरी तरीके से दयनीय है। कुपोषण का भी वही हाल है। आप देखिए, लगातार कुपोषण की जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तीसरी चीज अपराध। आप बताइए कि 2005 में जो अपराध का आंकड़ा था वो था सिर्फ 1,07,000 के करीब आसपास।
अभी अपराध का क्या आंकड़ा है? अभी है अपराध का आंकड़ा 3,47,000 के आसपास। 300% अपराध बढ़ा है बिहार में। और बिहार के अपराध की क्या बात करूं, मैं तो मुजफ्फरपुर की बात करूंगी। एक बच्ची का बलात्कार हुआ, ये कहीं जो पुणे की बच्ची थी उसका अब बलात्कार हुआ। बलात्कार तो आप रोक नहीं पाए, पर उसको आप इलाज नहीं दे पाए। आप इलाज इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आपके पास वहां पे डॉक्टर नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग थी, इस वजह से आप उसको इलाज नहीं दे पाए। पर उस बच्ची का क्या कसूर था जिसने बिहार के जो है मुजफ्फरपुर में जन्म लिया था? मैं समझती हूँ कि उससे ज्यादा मतलब शर्मनाक किस्सा हो नहीं सकता बिहार के लिए। जहां बिहार में बलात्कार इक्का दुक्का कभी सुनने में आया करता था जब हमारी सरकार हुआ करती थी, पर आज बलात्कार के केसेस सिर्फ 2023 में 1818 हो चुके हैं। और आप मान के चलिए जो हत्याएं हो रही हैं, एक एक महीने में 30-30 हत्याएं बिहार में हो जाती हैं। आप कहीं दूर मत जाइए, मैं मुजफ्फरपुर की अगर बात करूंगी तो मुजफ्फरपुर में मई के महीने में 4 हत्याएं हुई और लगातार मई के महीने से सितंबर तक 10 हत्याएं हो चुकी हैं। आप समझ सकते हैं कि हत्या लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा जो है जिम्मेदारी होती है सरकार की कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। आप बताइए, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर अगर व्यापारी को सुरक्षा नहीं मिलेगी, वर्कर को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो किसको सुरक्षा देंगे आप? अगर आप सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप पलायन भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर आप कर क्या पा रहे हैं? 20 साल से सिर्फ वादे कर पा रहे हैं, वो भी झूठे जुमले कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप बताइए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देके गए थे मोदी जी, कहाँ है वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज? आपका बजट जो आता है उस बजट को भी आप खर्च नहीं कर पाते। लगभग 65,000 करोड़ के करीब आपका बजट वापस चला जाता है। बिहार की जनता जहां पर बजट आप खर्च कर सकते हैं, जहां पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जहां पर शुगर फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, जहां पर आप इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, वहां पर आप कुछ नहीं कर रहे। आप सिर्फ उनको भगवान के सहारे छोड़ देते हैं ताकि वो दूसरे प्रदेशों में जाएं और वहां पर जाकर 10,000 का रोजगार करें। आपको पता है कि यहाँ पर जो 3 करोड़ के लमसम जो यहाँ का यूथ है जो बाहर जाकर रोजगार करता है, उसकी आमदनी क्या है? उसमें 19% से भी ज्यादा लोग 10,000 की आय पर काम कर रहे हैं। ये बेहद दुखद भी है और बेहद जो है चिंताजनक स्थिति भी है। पर सरकार ने पिछले 20 सालों में हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, कुछ नहीं किया। सवाल तो आज पूछा जाएगा ना नीतीश जी से। आप अपने जो है ना इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब दीजिए। पर आप जिस जंगल राज की बात करते हैं, जिस भ्रष्टाचार की बात करके आए, आज भ्रष्टाचार पर बोलते क्यों नहीं नीतीश जी? सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, जीवेश मिश्रा जी, किसके किसके नाम गिराओ? ये सब भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से ग्रसित हैं। पर न खाऊंगा न खाने दूंगा प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी आवाज नहीं निकलती। नीतीश जी जो कह रहे थे सुशासन की बातें करते थे, आज उस पर भी नहीं बोल पाते। तो सवाल ये है कि आज भ्रष्टाचार पर चुप्पी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से लीगलाइज कर दिया जाएगा। आज पूछा जा रहा है कि आप इतना रोजगार कहां से लाएंगे? अरे भाई, आप ये बताइए कि आप जो है अपने दामादों के लिए दामाद आयोग बना लेते हैं, उनको तो आप सब कुछ दे देंगे, पर बिहार की जनता के लिए आपके पास रोजगार के लिए बजट नहीं है। कितना शर्मनाक है ये। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाह रही हूँ, एक्सपोर्ट। अब आपको मैं बताऊं कि जो 50% टैरिफ लगाया गया है उससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो लीची के किसानों को पड़ेगा। यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर के लगभग 1000 करोड़ की लीची जाती है, उसमें 500 करोड़ की लीची जो है सिर्फ मुजफ्फरपुर से जाती है। और मुजफ्फरपुर की लीची पर अगर 50% टैरिफ अमेरिका में लगा दिया जाएगा तो उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। उसकी वजह से कितना नुकसान हमारे किसानों को होगा कि आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपने सरकार, आपकी केंद्र में सरकार, आपकी राज्य में सरकार, पर आपने किया गया उसके लिए? आप उस पर भी चुप्पी साधे बैठे रहे। आप बताइए कि टैरिफ से और भी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। आपका मखाना पे प्रभाव पड़ेगा, जो लगभग 60% के करीब मखाना यहाँ से जाता है, उस एक्सपोर्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका चावल पे प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। तीसरी चीज क्या है? पेपर लीक। पेपर लीक में आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 20 सालों के कार्यकाल में आपने लगातार पेपर लीक हुए, चाहे वो जो है नीट का पीजी हो, यूजी हो, चाहे वो भर्ती हो जो एसआई की है, सब इंस्पेक्टर की है, या जो है इंस्पेक्टर की भर्ती है, वो पटवारी की हो या शिक्षकों की हो। सारे पेपर लगातार लीक होते रहे, पर हुआ क्या? आज भी पेपर लीक हो रहे हैं। जब बच्चे सड़कों पर आते हैं तो उन्हें लाठी मार के लहू लुहान कर दिया जाता है। आप बताइए कहाँ का न्याय? आप पेपर नहीं करा पा रहे और बच्चों को लाठियां चला रहे जो अपना हक मांगने के लिए खड़े होते हैं। संविदा में भर्ती करते हैं, संविदा में भर्ती के लिए अगर कोई अपने अधिकार मांगने के लिए आए, फिर आप उसके ऊपर लाठियां चलाएंगे। पहले तो आप सरकारी भर्तियां नहीं करेंगे। आज नीतीश जी से कोई पूछे कि कितनी आप सरकारी नौकरियां देंगे,
उस पर वो चुप्पी साध जाएंगे। उनके पास कोई सुविधा ही नहीं है, उनके पास कोई विजन ही नहीं है, उनके पास कोई तरीका ही नहीं है सरकारी नौकरी देने का। अरे भाई 56 विभाग हैं सरकारी बिहार में, तो उन 56 विभागों में क्या नौकरियां ही नहीं रह गई हैं? और फिर नौकरियां छोड़ी, जब सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो आरक्षण की क्या बात करेंगे? आपने 56% आरक्षण की बात करी, पर 56% आरक्षण आज तक वो नवी सूची में जो डालना था वो नहीं डाल पाए। क्यों नहीं डाल पाया? जब आपकी केंद्र में सरकार से पूरा गठबंधन है, आपने सरकार में सहयोग कर रखा है, तो कुछ तो आपने डिमांड करी होगी ना उनसे। यूनिवर्सिटी की बात करिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए आपने 2016 में बोला था, आज तक उस यूनिवर्सिटी की कोई नींव नहीं रखी गई है। और आप तो पता ही है दरभंगा का एम्स, जिसको लोग ढूंढते ही फिर रहे हैं आज भी। और बात क्या की जाए सम्राट जी की डिग्री की, वो तो एफिडेविट लगाया था उन्होंने, उसके बाद भी नहीं उनको जो है कोई चुनाव आयोग कुछ बोल पा रहा है। तो वास्तविकता ये है कि यहाँ पर जो है, जिसको कहा जाए कि पूरी तरीके से गुंडा राज चला रहे हैं। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। सरकार आम जनता को किसी तरीके से इस महंगाई भरे समय में कोई रियायत नहीं देना चाहती। जीएसटी लगाकर वसूली आपसे करेगी, फिर उसके बाद कहेगी भैया हमने तो जीएसटी हटा लिया है। अरे भाई वसूली भी तो आपने की थी, वापस कर दीजिए ना जितना आपने वसूला पिछले 8 सालों में। जीएसटी की मार किस पर पड़ी? जो दूध खरीदता था, जो दही खरीदता था, जो अपना डेली बेसिस का राशन खरीदता था, जीएसटी की मार उस पर पड़ी। केंद्र सरकार ने भी लूटा और फिर भ्रष्टाचार करके यहाँ जो सरकार है नीतीश जी की और भाजपा की, उसने भी लूटा। पर वास्तविकता ये है कि बिहार की जनता फिर भी आज भी पूरी तरीके से जो है कहना चाहिए कि एक ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर है जहां पर उसको पलायन करना पड़ता है। उसके परिवार के लोगों को बाहर जाकर 10,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ती है। आज बिहार इतना सक्षम है कि ये नौकरियां यही पैदा की जा सकती हैं, उसके लिए एक विजन की जरूरत है, और वो विजन है महागठबंधन के पास। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि सरकार में बदलाव करेगी और महागठबंधन की सरकार को लाएगी ताकि उनका जो भविष्य है वो सुधर सके। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकती है। और वहां लोगों तक उसका फंड नहीं पहुंच रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है? ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो ये पूरा नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, इसलिए लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। नई सरकार आएगी तो सैलरी भी रिलीज करेगी, उसके साथ में इन लोगों को पूरी तरीके से एश्योरेंस भी दिया जाएगा कि इनके साथ अन्याय नहीं होगा। और इस बार सरकार इसीलिए बदलने की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि अब अन्याय बहुत सह चुकी है जनता बिहार की। अब उसे न्याय चाहिए, अब उसे पलायन से मुक्ति चाहिए, अभी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, और अभी चाहिए कि उनको बिहार में रोजगार मिले। उसके साथ में शिक्षा और जो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उन सब में सुधार किया जाए, नई यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। जब शिक्षा के जो मंदिर है वो बढ़ाएंगे तभी तो शिक्षकों की नौकरियां जो है ओपनिंग होगी। आप बताइए, एक विभाग में जब 5 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं तो अन्य 56 विभागों में क्यों नहीं नौकरियां दी जा सकती? और उस पर मजाक उड़ाते हैं भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई ये शर्मनाक है कि आप सरकारी नौकरी दे नहीं पा रहे हैं तो उसके बाद आप मजाक उड़ाइएगा। इससे पहले के देश में सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती। केंद्र सरकार में भी तो 13 लाख के पद खाली पड़े हुए आज तक भर नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उसको सभी को संविदा पर लाना है। तो सुनने में तो ये आ रहा है कि उनके ऊपर ऑलरेडी जो है इतना कर्ज था कि उनकी सारी कर्ज में इंस्टॉलमेंट कट गई। वो पैसे उन्हें मैसेज में मिले होंगे और मैसेज में ही चले गए होंगे। तो ये हालत है कि हर महिला पर एवरेज 30 मतलब करोड़ों महिलाओं के ऊपर 30 हजार एवरेज जो है ना वो लोन है। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाएं किस तरीके से जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। आप बताइए, पलायन में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? बिहार की महिलाएं करती हैं। उनके पिता हो तो वो बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनके पति हो तो वो बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, जब उनका बेटा जवान हो तो वो बाहर रोजगार के लिए जा रहा है। उस महिला की वेदना को समझिए। जब बिहार में रोजगार हो सकता है तो बिहार में रोजगार दीजिए। हमारा मेन मुद्दा यही है कि पलायन को रोकना है, रोजगार देना है और उसके साथ में बिहार के लोगों को मजबूत बनाना है। तो कोई हम मानते ही नहीं है। जमीन पे कहाँ है जन स्वराज? सिर्फ हवा हवाई। भाई आप मोबाइल खोलिएगा तभी जन स्वराज दिखेगी आपको। तो राजद में बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? क्योंकि अभी तक आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री को, तेजस्वी को आप लोग अभी तक नहीं मान रहे हैं, आप लोग घोषित नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब इस चुनाव में बड़ा भाई और छोटे भाई की भूमिका में कौन रहेगा? लेकिन ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है। यहाँ हम सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता ही हमारा माई है, जनता ही हमारा जो है बाप।
इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा, 1-2 दिन में आपको खबर मिल जाएगी। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? विधायक ही तो करते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव। ये तो सिंपल है, कोई पर्ची निकाल के तो हमें चुनाव मतलब वो करना नहीं है ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता पर्ची निकालो और बना दो, वो नहीं होता हमारे यहाँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कई चुनाव में मैंने आप लोगों ने भाजपा को टारगेट किया कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है। अरे भाई तो कौन चेहरा है? आप बता दीजिए कौन चेहरा है? अब हम दिनेश गुज्जर जी से आग्रह करेंगे कि वो संबोधित करें। दिनेश गुज्जर जी, नीतीश जी को चेहरा बना देना, अभी तक बना नहीं पा रहे हैं। सम्मानित कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रेजी और मजदूरी पर। हाँ, और वो मुख्य रूप से बिहार में जब होते हैं तो कृषि मजदूर या कृषि करने वाले किसान होते हैं। तो अभी तक जो भी योजनाएं लागू हो रही है या जिस पे बात की जा रही है, नौकरी की बात की जा रही है तेजस्वी जी के द्वारा भी और अन्य पार्टियों के द्वारा, लेकिन जो बाहर पलायन कर रहे हैं उनका मुख्य काम जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। तो कृषि पर कुछ कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि लैंड ब्लॉक्ड एरिया है और यहाँ साग सब्जी की खेती होती है, तो उससे कुछ जुड़ा हुआ योजना कुछ है क्या कंसेप्ट में? आप देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग पलायन करते हैं, और क्योंकि हम लोगों ने आंखों से देखा है, हम लोग जमीन का काम करने वाले लोग हैं, हमने आंखों से देखा है जब बिहार प्रदेश का नौजवान कहीं रेडी लगाता है किसी दूसरे प्रदेश में जाके, उसको घृणा की निगाह से देखा जाता है, उसका अपमान किया जाता है। वो अपमान सहकर और तिरस्कार सहकर अपने माँ बाप के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपना अपमान सहता है और रोजगार करने, पलायन करने बाहर जाता है। ये दुर्भाग्य है बिहार प्रदेश का कि यहाँ के लोगों को वहाँ मजदूरियाँ करना पड़ती हैं, चाहे वो भवन निर्माण में हो, चाहे रेहड़ी लगा कर हो, रिक्शा चला कर हो, कोई छोटे छोटे कोई मजदूरी के काम हो। ये काम बाहर जाके हमारे बिहार का नौजवान कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जहाँ तक कांग्रेस महागठबंधन की, कि बिहार प्रदेश के अंदर गठबंधन की महागठबंधन सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे यहाँ नौजवानों के लिए, कृषि के लिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, फसल की जो भी संसाधन है उस पर सब्सिडी वगैरह लगाई जाएंगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, हाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट है छोटे छोटे, आपका ये सारी चीजें यहाँ करके नौजवानों को, किसान नौजवानों को भी मजबूत करने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MNews Z News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।